नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले पूर्व विधायक उमेश पांडे ने बीजेपी का अब दामन थाम लिया है। उन्होंने यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पे मधुबन से चुनाव लड़ा था, पर उन्हें 3000 वोटों से हार मिली थी। बताया जा रहा है कि पांडे के भाजपा में जाने से पार्टी को घोसी विधानसभा के उपचुनाव में फायदा होगा। उनके साथ ही मधुबन नगर पालिका के अध्यक्ष गणेश बल ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्वांचल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं उमेश, और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर उन्हें सदस्यता दिलवाई गई। तो घोसी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। और मनीष इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मनीष, घोसी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है, एक और चेहरा, एक और नाम जो है बीजेपी में शामिल। निश्चित तौर से राजेश, एक झटका जरूर लगा है समाजवादी पार्टी को। और ऐन घोसी चुनाव के पहले जब उमेश पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के एक अच्छा खासा नाम है, बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं, और 2022 में मधुबन में के जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकते नजर आए थे उमेश पांडे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो निश्चित तौर से चुनाव के ऐन वक्त पे आने से पहले घोसी उपचुनाव में इसका जो असर है वो जरूर आपको देखने मिलेगा, जहां डेंट पड़ेगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनकी जो न केवल उमेश पांडे बल्कि उनके जो समर्थक हैं, कई सौ समर्थक के साथ आज वो प्रदेश मुख्यालय पे आए थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। निश्चित तौर से अब एक नई रणनीति के साथ वहां पे उतरेंगे। अब कितना अपने वोट बैंक को अपनी तरफ कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बातें जरूर की हैं कि समाजवादी पार्टी में उनका दम घुटता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके भाई की हत्या की गई थी 2005 में, पर अब बीच में क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़े थे, कितना इफेक्ट करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर थोड़ा सा डेंट जरूर है। एक चुनाव के एंड वक्त कोई बड़ा नेता जिसके पास कमान होती है, जिसके पास चुनाव की रणनीतियां होती हैं, आपको पता होता है कि किस व्यक्ति पे दांव लगा सकती है, कौन व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, क्षेत्र का कोई बड़ा नेता, और एंड वक्त के पहले अगर आपके साथ जुड़ता है तो निश्चित तौर से बीजेपी के लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर आएगी। पर कितना अपना वोट बैंक अपने शेयर को कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी की घोसी के कितने जो वोट प्रतिशत था उसको कितना बीजेपी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये 8 सितंबर तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डेंट जरूर है समाजवादी पार्टी के लिए, और निश्चित तौर से बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। घोसी में जहां दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए हैं, उम्मीदवार हैं घोसी विधानसभा से, वहीं पे अब उमेश पांडे के रूप में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा वहां से आता है। तो निश्चित तौर से जो चौहानों की बेल्ट थी, जिस से MY फैक्टर का जो तोड़ निकालने की कोशिश थी, उसी में सुधाकर सिंह जो सवर्ण चेहरे के रूप में आते हैं, उनके रूप में कहीं ना कहीं उमेश पांडे का बीजेपी में आना घोसी विधानसभा पे इफेक्ट करेगा, जरूर करेगा। कितना करेगा ये हमें 8 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। राजेश। मनीष, लेकिन समाजवादी पार्टी आखिर क्या वजह है कि अपने लोगों को साथ नहीं रख पा रही है, जोड़ के नहीं संगठन के लोग नेताओं को रख पा रहे, और पिछले कई दिनों में कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी से अलग हो गए। देखिए, निश्चित तौर से राजेश, अगर इस पे जाएंगे तो ये एक बड़ी डिबेट का मुद्दा हो सकता है समाजवादी पार्टी में। अगर आप देखेंगे नेताजी के बाद की अगर समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे, और 2014 के बाद अगर आप देखेंगे 15, 16, 17 से जो, और इस वक्त दिल्ली का रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उन्हें सुन। तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जो ईडी की छापेमारी के बाद यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, और लंबे समय से फिराक में था यह शख्स, जिसका नाम उमरान बताया जा रहा है। आरोपी के पास से आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। उमरान से पुलिस अधिकारी अब पूछताछ कर रहे हैं। तो सऊदी अरब जाने की फिराक में था आरोपी उमरान, और आरोपी के पास से आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। तो पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से पहचान छिपाकर यह बुलंदशहर में रह रहा था।
और अशोक हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से पहचान छिपा के यहाँ पे रह रहा था। बिल्कुल, आपको बता दें कि बांग्लादेशी युवक भी 1990 में अगस्त से में दाखिल हुआ था। बांग्लादेश शुरुआत कोलकाता भारतीय में बांग्लादेशी ले रहा था। दूसरे ID कार्ड में फर्जी दस्तावेज बनाकर जेल में छिपा हुआ था। बाहर विदेश जाने की दीवार में तमाम पुलिस की सूचना पर और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। लंबे समय से रहे थे ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें वन्यजीव संघर्ष में घायल, गंभीर घायल और मृतकों के परिवार को दी जाने वाली राहत राशि को लेकर फैसला लिया गया। इसके साथ ही कई नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार भी किया गया। 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में विधानसभा सत्र होगा और कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि मुंशियारी के स्वरूप को देखते हुए वहाँ काफी पर्यटन की संभावना, विकास की संभावनाओं को देखते हुए घोषणा की गई थी कि मुंशियारी को नगर पालिका बनाया जाए। लेकिन जनसंख्या और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए अवस्थापना सुविधाओं को के विकास के लिए उसको मुंशियारी को आज ये मुंशियारी को इसमें राजस्व ग्राम सरमौली, जैंती, मल्ली, घोरपट्टा, बूंगा और घोरपट्टा इनको शामिल करते हुए नगर पंचायत बनाने का अनुमोदन दिया गया। पहले क्या था मुंशियारी? पहले नहीं था, पहले तो ब्लॉक है ब्लॉक। इसी तरह से देहरादून के जनपद में नगर पालिका परिषद हरबटपुर पहले से थी, लेकिन उसमें क्या था कि एक ढकरानी ग्राम था। ढकरानी ग्राम का कुछ पार्ट उसमें शहरी उसमें पालिका का पार्ट था, कुछ पार्ट नहीं था। उसको देखते हुए ढकरानी का पूरा वार्ड 1 और 2 का जो भाग आंशिक बचा हुआ था उसको उसमें शामिल करते हुए नगर पालिका परिषद हरबटपुर का भी को भी उसमें शामिल करने की माननीय मंत्रिमंडल से, ये भी सीमा विस्तार का है, माननीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन का नगर पालिका। इसी तरह से नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग का भी सीमा विस्तार किया गया है, जिसमें राजस्व ग्राम बरसू, जयमंडी, डांगसेरा, औंड, काला पहाड़, धवेली और जवाड़ी, ये सब बिल्कुल शहर के आसपास के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध के अलावा एक स्किल डेवलपमेंट को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। तो इसमें हम लोग एक देवभूमि उद्यमिता योजना करके अपने जो हमारे सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं उनके लिए नई योजना हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इसमें आइडिया ये है कि हम लोग सबसे पहले तो उद्यमिता को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे बूट कैंप जो होते हैं, जो अवेयरनेस कैंप करेंगे। इसके अलावा हमारे जो कॉलेजेस के जो यूनिवर्सिटीज के डीसी हैं या हमारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, तो संख्या है वो बड़ी संख्या में कैमरे लगाए जा रहे हैं और डीजीपी ने बताया कि घटनाओं का अनावरण करने में मदद मिल रही है। सभी कैमरे ऑपरेटिव हैं। इस ऑपरेशन में जन सहयोग भी ले रहे हैं। हाईवे, सड़कें, सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगे हैं और सीसीटीवी से 295 आपराधिक घटनाओं का अनावरण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से पूरे प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जहां कैमरे पहले से कहीं कुछ क्षेत्रों में स्थापित हैं और कहीं हमें नए कैमरे लगाने थे, तो ये अभियान चलाया गया। प्रदेश के हर थाने में और हर स्थान पे, हर गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगाने का। तो अभी तक हम लोगों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र में 3.5 लाख कैमरे लगा चुके हैं और उसकी मदद से बहुत सारे अपराधों का अनावरण हुआ है। और जो भी आपराधिक घटना अगर आप कैमरे पे उसका अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो उस अपराधियों को पकड़ना आसान होता है। पिछले दिनों में बहुत सारे
घटनाओं का अनावरण 24 घंटे में, 36 घंटे में केवल इसलिए हो सका क्योंकि कैमरे वहाँ मौजूद थे। उस कैमरे में वो इवेंट आई और पुलिस ने सही अपराधी को, सटीक अपराधी को चिन्हित किया। और आगरा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बारिश के चलते मकान की छत गिरी है और मकान की छत गिरने के चलते ही हादसा हुआ है, जहां एक युवती चूंकि सफाई कर रही थी और सफाई के दौरान वो उसकी चपेट में आई और छत के मलबे में परिवार के 3 लोग दबे हैं। बच्ची समेत 3 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा के छोटी बस्ती का यह मामला। और कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, इस हादसे को लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? अजय जी, आपको बता दूं, थाना सदर क्षेत्र स्थित सुल्तानपुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर बारिश के चलते एक मकान की छत गिरी है। जानकारी के अनुसार जो महिला छत की सफाई कर रही थी, उसी समय छत धड़ाम से नीचे गिरी और उसमें मलबे सहित 3 लोग उसमें दबने की सूचना बताई गई है। और जो घायल लोग थे उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज जारी कर दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राजेश जी ये है कि आगरा के तमाम जगह ऐसी है जहां पर जर्जर बिल्डिंग है, उनको लेकर अभी तक प्रशासन का कोई न तो प्लान तैयार है, न कोई रणनीति तैयार की गई है। आगरा के सागंज थाने में भी पिछले समय की बात करें तो 4 बिल्डिंग धराशायी हुई हैं और इसके बाद लगातार, जैसे जगदीशपुरा में कल। बिल्कुल, ये अपने आप में कई सवाल उठाता है कि जो जिन इमारतों की हालत जर्जर है, वक्त रहते उनको खाली करा लिया जाए। बहुत शुक्रिया कृष्णा, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।